नमस्कार बच्चों, एसपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 12 जनसंख्या, घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है जनसंख्या संगठन। प्यारे बच्चों, आज अपने जनसंख्या संगठन का अर्थ समझेंगे। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। यानी हम जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन, यानी जनसंख्या संगठन क्या है? जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करना जनसंख्या संगठन है। इसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, आयु व लिंग का विश्लेषण, इसमें हम आयु से संबंधित यानी जनसंख्या के जो अलग अलग आयु वर्ग है उससे संबंधित, लिंग यानी पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या पे अपने प्रकाश डालते हैं। फिर जनसंख्या के निवास क्षेत्रों के बारे में, जो निवास क्षेत्र होते हैं उनके बारे में, मानव जातीय लक्षण, मानव जातीय लक्षण, जनजातियां, धर्म, जनजातियां, धर्म, वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, और शिक्षा, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं, व्यावसायिक विशेषताएं, यानी जनसंख्या संगठन के अंतर्गत अपने क्या है? जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किन किन बिंदुओं का। जो जनसंख्या से संबंधित आयु वर्ग है, विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का आकलन इसमें करते हैं। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का हम विश्लेषण करते हैं। जनसंख्या के निवास क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। मानव जातीय जो लक्षण है उनके बारे में, जनजातियां, जितनी भी मानव की जनजातियां हैं जनसंख्या संबंधित, जो जनजातियों की जनसंख्या उस पर प्रकाश डालते हैं। विभिन्न जो धार्मिक जनसंख्या उनके बारे में, वैवाहिक स्थिति के बारे में, साक्षरता और शिक्षा के संबंधित, और व्यावसायिक विशेषताएं, यानी जो जनसंख्या है किन किन कार्यों में संलग्न है, इन सब तथ्यों के बारे में अपने जनसंख्या संगठन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी। यानी हम ये जो अपने जनसंख्या संगठन है इसमें हम भारत से संबंधित, यानी भारत की जो जनसंख्या है, गांवों की जो जनसंख्या है, नगरों की जो जनसंख्या है, ठीक है, भारत के गांवों के अंदर जो भाषा बोली जाती है, नगरों में जो भाषा बोली जाती है, जो धर्म है वो कौन कौन से प्रचलन में है, जनसंख्या किन किन कार्यों में, किन किन व्यवसायों में संलग्न है, उस पे हम क्या है इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो पहले अपने ग्रामीण एवं नगरीय संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय संगठन, गांव और नगरों के बीच में अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 72% भाग गांवों में रहता है तब यह और भी सार्थक हो जाता है। यानी ग्रामीण जनसंख्या कितनी निवास कर रही है भारत में? 72% जनसंख्या है जो गांवों के अंदर निवास कर रही है।
सन 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी 2001 की जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार 6,38,588 गांव हैं। कितने हैं भारत में? 6,38,588 गांव हैं, जिनमें से 5,93,731 यानी 93% गांव बसे हुए हैं। यानी ये गांवों की जनसंख्या है। 93% क्या है भारत में? गांव बसे हैं, जिनकी जनसंख्या क्या है? 5,93,731। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। गांवों के अंदर भी जनसंख्या क्या है? समान रूप से फैली हुई है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। ठीक है, बिहार, सिक्किम, इन राज्यों में क्या है? गांवों की जनसंख्या अधिक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांवों की कौन से राज्यों में है? बिहार और सिक्किम राज्यों में। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग गांवों में बसता है। दूसरी ओर दादरा और नगर हवेली 77.1% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। गांवों का आकार भी काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में 200 व्यक्तियों से कम, केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अतः राज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिमाण, ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है। अब अपने नगर की बात करते हैं। नगरीय जनसंख्या 27.8%। कितनी है? 27.8% भारत में क्या है? नगरीय जनसंख्या है। पिछले दशकों में, पिछले जो 10 वर्ष हैं, यह वृद्धि बहुत ही तीव्र दर को दर्शा रही है। 1931 ईस्वी से नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बढ़ी है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, और भारत के जो राज्य हैं, उन सभी राज्यों में क्या है? नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, मदुरै, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट। कृषि की दृष्टि से प्रगतिरुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। इसके बाद में है भाषाई संगठन। भाषाई संगठन, भाषाई संगठन भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। भारत में क्या है? विविध प्रकार की भाषाएं हैं जो बोली जाती है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां, 179 भाषाएं, 544 क्या हैं? बोलियां हैं जो भारत में बोली जाती हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। 22 भाषाएं क्या हैं? अनुसूचित हैं।
अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी बोली जाती है। लघुतम भाषा वर्ग कश्मीरी और संस्कृत बोलने वालों के हैं। यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं हैं, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो जाता है। अब अपने भाषाई जो वर्गीकरण है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना भाषाई वर्गीकरण। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं। इनके उप परिवार, शाखाएं अथवा वर्ग हैं। इसे अपने बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। धार्मिक संगठन, भारत के अंदर विभिन्न धर्म है जो प्रचलन में हैं। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक हैं, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्यक्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाता है। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण, कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता, यानी कई जो राज्य और जिले हैं जहाँ पे एक ही धर्म का क्या है लोग हैं जो ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं, प्रबलता है उनकी, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व क्या है, नगण्य है, कम जनसंख्या पाई जाती है। भारत बांग्लादेश सीमा व भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों, दक्कन पठार व गंगा के मैदान के प्रकीर्णन क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं। 70 से 90% तक और उससे अधिक क्या है इनकी जनसंख्या है जो निवास करती है। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश हैं के अनेक जिले हैं, दिल्ली में उसके आसपास, लक्षद्वीप में सांद्रित हैं। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित हैं। मुख्य साधारण पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर है, मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाता है। अधिकांशतः सिख देश की अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से जो सिख समुदाय के लोग हैं वो पंजाब राज्य में, हरियाणा में, दिल्ली में क्या है इनका सहकेंद्रण दिखाई देता है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह, इसके बाद में जैन धर्म आता है। बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में ही संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख सहकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्र जो नगर है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे जैन धर्म की जनसंख्या है जो दिखाई देती है। जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित, महाराष्ट्र में क्या है बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलन में है। बौद्ध बहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम है, सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू है, कश्मीर में लद्दाख है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, लाहौल है और स्पीति है। भारत के अन्य धर्मों में जरतुस्त्र जनजातीय एवं अन्य देशज निष्ठाएँ और विश्वास सम्मिलित हैं। ये समूह छोटे समूहों में केंद्रित हैं और देश भर में बिखरे हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। यानी जो श्रमजीवी है, जो जनसंख्या व्यवसायों के अंदर संलग्न है, 3 भागों में बंटे हुए हैं। मुख्य क्या है, श्रमिक हैं, फिर सीमांत कृषक हैं और अश्रमिक हैं। भारत में श्रमिकों दोनों मुख्य और सीमांत का अनुपात 2001 में 39% लोग हैं, जबकि 61% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 25%, मिजोरम में क्या है 53% है। सामान्य भिन्नता दर्शाता है श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या का व्यवसायिक संगठन, जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति के खेती विनिर्माण, कोई व्यक्ति क्या है खेती से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको नए
पदार्थों में निर्मित करता है और उसकी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। व्यवसायिक क्रियाओं में लगे होने से है द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2 कितना है 58.2%। घरेलू उद्योगों में लगे हैं 37.6%। अन्य श्रमिक हैं जो घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। जहां तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में क्या है अधिक है। जो कृषक है, कृषि मजदूर हैं, घरेलू औद्योगिक श्रमिक हैं, अन्य श्रमिक हैं, उनमें क्या है पुरुषों की अधिकता है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। प्रथम जो व्यवसाय है उसमें ज़्यादा है। विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में सहभागिता में सुधार हुआ है। द्वितीयक जो सेक्टर है उसमें भी महिलाएं अग्रणी हैं। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। यह श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करती है। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, नागालैंड में क्या है किसान जनसंख्या ज़्यादा है, कृषि जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, दूसरी ओर आंध्र प्रदेश है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। और यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि वृहत स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को भी इंगित करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जनसंख्या संगठन, भारत की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में, भाषाई संगठन के बारे में, धार्मिक संगठन के बारे में और व्यावसायिक संगठन के बारे में अपने जनसंख्या से संबंधित चर्चा की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।